हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर 6 है इंटरप्रेन्योरशिप के आंसर राइटिंग क्लास का। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा कि नए उद्यम के संबंध में वैधानिक क्या क्या मुद्दे हैं, यानी कि लीगल मामले देखेंगे हम लोग, और साथ ही जो वुमन स्टार्टअप है, ठीक है, उनके समक्ष कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसके कारण वह अपने उद्यम को संचालित करने में क्या परेशानी महसूस करती है या फिर नए उद्यम की स्थापना ही नहीं कर पाती है। ठीक है। आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको मालूम है हमारा सिलेबस, देखिए मैं सिलेबस इसलिए बार बार आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सिलेबस याद हो, और जब आपको सिलेबस याद होता है तो 30 से 40% तक के आपका मेंस कवर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन देगा उद्यमिता की अवधारणा समझाएं, तो आपको दो तीन अवधारणा याद होंगी, कौन कौन सी अवधारणा है। ठीक है। महत्व पूछेगा तो आपको महत्व भी याद होगा। तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि पहली यूनिट में क्या है, दूसरी यूनिट में क्या है, तीसरी यूनिट में क्या है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व पढ़ चुका है। ठीक है। उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषता, नवाचार का महत्व ये भी पढ़ चुका है। ठीक है। उद्यमशीलता की प्रक्रिया में सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण और व्यवसाय योजना का भी अध्ययन कर चुका है, यानी कि हमने इसकी आंसर राइटिंग कर ली है। और लेटेस्ट लास्ट लेक्चर में जो नए उद्यम के प्रबंधन के मुख्य मुद्दे देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे वैधानिक आवश्यकता है, लीगल जो भी कानूनी सलाह होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, एक आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो। ठीक है। और साथ ही आज हमारा टॉपिक होगा महिला उद्यमियों के लिए सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का, ठीक है, वर्णन जिसको हम लोग बोलेंगे। और नेक्स्ट जो अंतिम लेक्चर होगा हमारा इस यूनिट का, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहे। कौन बनेगा करोड़पति, जैसे देखिए आंसर राइटिंग का मैं हर दिन आपको रूल याद करवाता हूँ। सी पी आई, सी मतलब कंटेंट, पी मतलब प्रेजेंटेशन, और आई मतलब इनोवेशन। ठीक है। ये है क्या हमारा आंसर राइटिंग का फॉर्मूला, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, इनोवेशन। और ये फुलफिल होने के पश्चात आपको क्या फुलफिल करना है फिर, डब्लू, यानी कि राइटिंग। ठीक है। क्लियर हुआ आपको। चलिए आज के क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए 7 मार्कर का एक क्वेश्चन ले लेते हम लोग। नए उद्यम की स्थापना हेतु विभिन्न वैधानिक अवधारणाओं को समझाएं। कि जब आपको नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है या न्यू स्टार्टअप करना है तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से लीगल कंसेप्ट है या लीगल अथॉरिटी है जिसके, या फिर लीगल राइट है जिसके माध्यम से आप उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो उद्यम, यहाँ ये कितना 7 मार्कर में, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या यहाँ पे डेफिनेशन, कितने लाइन में किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उद्यम की डेफिनेशन लिखेंगे कि उद्यम होता क्या है। ठीक है। किसी भी व्यवसाय को संचालित करना या फिर किसी भी व्यवसाय को संचालित करने का जो कार्य कहलाता है क्या, उद्यम कहलाता है। ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित कंपनी या संस्था उद्यम कहलाती है। ठीक है। अब इसको संचालित करने के लिए विभिन्न वैधानिक अवधारणा इस प्रकार है। सबसे पहले स्वामित्व प्रारूप के अधिनियम कौन कौन से हैं, स्वामित्व यानी कि ओनरशिप के लिए आपके पास कौन कौन से अधिनियम है। सबसे पहले भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम। ठीक है। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, ये 1932 को, 1932 को आया था। दूसरा इसी में लिख लीजिए एक्ट, सीमित दायित्व का नियम। क्या है, सीमित दायित्व का नियम। ठीक है। या फिर अधिनियम इसको बोलेंगे, सीमित दायित्व का अधिनियम कब आया था, ये 2008 में आया था। देखिए आपको ये याद होना चाहिए। फिर तीसरा लिख लीजिए कंपनी अधिनियम, ये ओनरशिप से संबंधित अधिनियम है। ठीक है। कंपनी अधिनियम कब आया था, ये 1956 में, और इसी में 2013 में परिवर्तन हुआ था। इसके पश्चात चौथा अधिनियम लिख लीजिए आप, भारतीय सहकारिता अधिनियम, भारतीय सहकारी अधिनियम। ठीक है। कब बना, 1912 में। और अभी सरकारी मंत्रालय किसके पास है, अभी जो लेटेस्ट मंत्रालय है वो बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो
गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी के पास है, कौन सा, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये हो गया क्या, स्वामित्व के लिए कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं। इसके पश्चात देखिए कि उद्योग एवं श्रम संबंधी अधिनियम कौन से या नियम कौन से। उद्योग एवं श्रम यानी कि कोई लेबर काम कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या लीगल राइट्स होंगे, ठीक है, उसको बताया गया। सबसे पहले कौन सा एक्ट आएगा इसमें, कारखाना अधिनियम, बहुत ही आईएमपी है। कारखाना अधिनियम कब बना था, ये 1948 में बना था। कब, 1948 में। इसके पश्चात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस जिसको बोलते हैं हम लोग, डेली वेजेस वाले, ये कब आया था, ये भी 1948 में आया था। इसके पश्चात श्रम संघ अधिनियम, श्रम संघ अधिनियम, श्रम संघ अधिनियम कब, 1926 में बना था। इसके पश्चात औद्योगिक विवाद अधिनियम, लिख लीजिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया था, ये 1947 में आया था। इसके पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा योजना या अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया था, 1948 में आया था ये भी। फिर मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, देखिए मैं आपको सारे अधिनियम इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कभी भी 11 मार्कर में भी आ सकता है और 7 मार्कर में भी आ सकता है। तो 7 मार्कर में आप 2-2, 3-3 एक्ट लिख लीजिए, मतलब कि स्वामित्व के आधार पर 2 एक्ट लिख दीजिएगा, श्रम और उद्योग संबंधी 2 एक्ट लिख दीजिएगा, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उस वाले एक्ट भी आपको लिखना है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम कब आया था, ये 1936 में आया था। ठीक है, ये किससे संबंधित होगा, इंडस्ट्री और लेबर से रिलेटेड एक्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी अधिनियम कौन कौन से है। देखिए आप जब किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखिए पोल्यूशन तो मानक आपको सेट करके रखना पड़ता है। सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इससे अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है। यदि आप इससे अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं तो आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा या कार्बन क्रेडिट आपको खरीदना पड़ेगा, या उसके बिहाफ में आपको कार्बन को अवशोषित करने के लिए वृक्षारोपण इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रदूषण संबंधी एक्ट कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले लिख लीजिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। प्री में भी पूछा है शायद ये एक्ट, है ना, अभी 2024 वाले प्री में। इसके पश्चात वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, ये बताइए, 1981 में आया था। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रदूषण संबंधी अधिनियम। इसके पश्चात लिख लीजिए आप दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, दुकान यानी कि आपकी शॉप, शॉप जो आपकी चलेगी, शॉप वो भी बोलते हैं इंग्लिश में, शॉप जिसको बोलते हैं, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम। ठीक है, इसके पश्चात आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, कोरोना काल में बहुत ही चर्चे में रहा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब, 1955। ठीक है, इसमें अभी चेंजेस हुए हैं 2020-21 में, है ना, तो आप देख लीजिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक, इसके पश्चात देखिए जीएसटी अधिनियम, जीएसटी एक्ट आया है ना, कब आया था जीएसटी एक्ट, 2017 में आया था। ठीक है, लागू हुआ था ये। ठीक, ये है क्या, हमारे बहुत सारे क्या है एक्ट हैं जो आपको पूछ सकते हैं कि नए उद्यम के संबंध में या फिर नए स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लीगल राइट्स हैं आपके पास, और किन किन लीगल राइट्स के माध्यम से आप अपने उद्योग को स्थापित करके सुगमता पूर्वक संचालित कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात और भी एक्ट है, कौन कौन से एक्ट है आप लिख लीजिए, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 में आया था ये एक्ट। इसके पश्चात वस्तु विक्रय अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम कब आया था, 1930 में आया था। इसके पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया था। इसके पश्चात उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, इसके पश्चात कॉपीराइट एक्ट, जब आप बौद्धिक संपदा पढ़ेंगे उसी में आएगा आपको कॉपीराइट एक्ट, कब आया था, 1957 में आया था। इसके पश्चात ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था? ट्रेडमार्क एक्ट 1990 को आया था, 1999 को आया था। ठीक है, फिर क्या है? पेटेंट एकस्व अधिनियम जिसको बोलते हैं आप, तो पेटेंट अधिनियम कब आया था? 1990 में आया था। ठीक है, इसके पश्चात जीआई टैग भौगोलिक सांकेतिक जिसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक संकेतक कब आया था? 1999 में। तो इतने सारे एक्ट हैं जो आपको आपके स्टार्टअप को स्टार्ट करने में क्या करेंगे? सहयोग प्रदान करेंगे या फिर सपोर्ट देंगे। ठीक है, कि जैसे कोई आपका आपके यहाँ मान लीजिए लेबर आपने बहुत कम कॉस्ट में रखा है, तो आपका लेबर क्या होगा कि इस अधिनियम के माध्यम से आपके ऊपर केस कर सकता था। आपको एक मिनिमम वेजेस उसको देना पड़ेगा, न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। कौन से एक्ट के माध्यम से? 1948 के माध्यम से। ठीक है, ये हो जाएंगे क्या? हमारे लीगल कंसेप्ट एक नए उद्यम को स्टार्ट करने के लिए। इसके पश्चात अब हमारा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है 10 मार्कर का। ठीक है, कितने वर्ड में लिखना है आपको? ये 200 वर्ड में लिखना है। महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज आ जाएगा आपके एग्जाम में ये। ठीक है, तो सबसे पहले महिला उद्यमियां होती क्या है? तो महिलाओं के द्वारा किसी भी उद्यम के संचालन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उद्यमिता बोलते हैं। और जो महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है उन्हें महिला उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, अब महिला उद्यमी के समक्ष कौन कौन सी आपको समस्याएं देखने को मिलती है? बताइए, जनरली आपसे हम पूछें कि कौन कौन सी समस्या आती है। सबसे पहले तो पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण उनको पहले ही कह दिया जाता है कि ये उद्योग आपसे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा जनरली कहा जाता है। लेकिन अब चीजें क्या हो रही है? परिवर्तित होते जा रही है। अब अधिकांश महिलाएं उद्यमी बन रही है। जैसे आपने सुना होगा फाल्गुनी नायर, नायका ब्रांड की हेड है वो। ठीक है, शुगर जो मेकअप किट जो बनाती है, मेकअप वाला सामान बनाती है ना, उनकी हेड देख लीजिए आप, नमिता या कुछ नाम है शायद। ठीक है, शार्क टैंक आप देखेंगे तो आपको उसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं कहूंगा आपको कि जब आपको केस स्टडी बहुत अच्छी करनी है इसकी उद्यमिता की, तो आप शार्क टैंक के 2-4 एपिसोड देख लीजिएगा, सोनी टीवी में आता है ना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। तो आप बढ़िया एक 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसके पश्चात प्रमुख चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? गतिशील, ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? गतिशीलता की चुनौतियां। ठीक, गतिशीलता के पश्चात निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि वो अधिकांश ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है ना। व्यवस्थाओं के साथ समझौता ना कर पाना, पुरुष सत्तात्मक समाज होने के कारण उन्हें इस चीज नए उद्यम के स्टार्ट करने के लिए उन्हें क्या पुरानी सोच से गुजरना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, बहुत ही शानदार उदाहरण है ये लिज्जत पापड़। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये शुरू किया था और आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है ये पापड़ के लिए। ठीक है, अब इसके पश्चात दूसरी समस्या क्या होगी? भारतीय पुरुष की दोहरी मानसिकता की घर का भी काम करे और बाहर का भी काम करे, ऐसा कहा जाता है। इसके पश्चात उद्योग एवं व्यवसाय को पूरा समय न दे पाना, क्योंकि एक महिला को क्या क्या करना पड़ता है आपको मालूम है। घर का काम संभालना पड़ता है, घर का देखना पड़ता है, बच्चों का देखना पड़ता है। ठीक है, बच्चों के साथ साथ उन्हें अपने पति के ऑफिस जाने के लिए सब कुछ तैयार करना पड़ता है, फिर बच्चों के स्कूल के लिए, फिर इवन रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारों को भी देखना पड़ता है किसको? एक महिला को। ठीक है, इतने सारे काम होने के बाद भी वह एक उद्यमी बनती है, यानी कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करती है, उसको सही तरीके से संचालित करती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी उनके समक्ष चुनौतियां होती है और उन चुनौतियों को वह बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करते हुए अपने ड्रीम एम को पाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, उद्योग को पूरा समय नहीं दे पाते हैं, घरों के सदस्यों द्वारा सहयोग ना होना। ठीक है, घर के सदस्यों द्वारा सहयोग ना होने, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली और उसकी ज्वाइंट फैमिली में कोई एक स्त्री बहुत आगे बढ़ रही है, तो घर के अन्य सदस्य लोग, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन फिर भी देखा है मैंने कि जो अन्य महिलाएं रहती वो उसका ईर्ष्या करने लगती हैं कि बताओ ये कहाँ के कहाँ निकल गई और आज हम लोग आज भी चूल्हा फूक रहे हैं। ऐसा गांव में मैंने सुना है, बाकी अब देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, है ना। छठवीं चुनौतियां क्या हो जाएगी? बिक्री एवं विपणन की समस्या, कि इनके पास बिक्री के लिए स्वयं तो जाती नहीं है, तो ये क्या है? रिटेलर्स के माध्यम से अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने का काम करती है। मार्केट तक के पहुंच नहीं होती क्योंकि वहां पर भी पुरुषवादी समाज विद्यमान होता है।
ठीक है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होता है इनका? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। इसके पश्चात वित्त की समस्या, महिलाओं को भी वित्त देने के लिए बैंक आगे पीछे होते हैं। ठीक है, उनको बैंक से कोई सहायता नहीं मिलती है पहले, अब तो मिलने लगी है, लेकिन उसके बदले उनको असेट्स रखने पड़ते हैं अपने। ठीक है। इसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता संबंधी चुनौतियां। ठीक है। फिर क्या है? पैतृक समाज तो हो गया। ठीक है। आत्मविश्वास में कभी वो स्वयं ही कभी मान लीजिए उनके स्टार्टअप को 3 महीने हो गए और अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, तो वो थोड़ा सा हताश निराश हो जाएंगी, फिर वो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगी कि बताओ हमसे नहीं चल पा रहा है। इन सब चीजों की चुनौतियों का सामना करते हुए महिलाएं एक नए उद्यम को क्या करती है? सही तरीके से संचालित करती है। इस प्रकार ये सारी चुनौतियां हो गई। अब ये कहाँ तक के लिखना है आपको? दूसरे पेज में लिखना है, और 5 लाइन आपको बचाना है नीचे के लिए। आप बहुत अच्छा सा क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे, और उसमें कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखेंगे कि उपरोक्त चुनौतियों के बाद भी वर्तमान में महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के या कई प्रकार के उद्यमों का संचालन किया जा रहा है। एग्जाम्पल लिख देंगे आप, नायका ब्रांड, फाल्गुनी नायर, ठीक है, शुगर वाली लिख लीजिएगा आप। तो ऐसे 5-6 एग्जाम्पल्स महिला उद्यमी को, लिज्जत पापड़ लिख सकते हैं आप। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल के साथ आपको क्या आंसर खत्म करना है, और आपको ये लिखना है कि फोर्ब्स की सूची में हाल ही में 15 से 16 भारतीय उद्यमी महिलाओं का नाम आया है। ठीक है, फोर्ब्स की सूची जो एक अच्छा खासा इंटरनेशनल सूची होती है, जो महिला स्टार्टअप के लिए काम करती है। ठीक है, सबके लिए काम करती है, लेकिन महिला स्टार्टअप के लिए अलग से ये अपनी लिस्ट निकालती है। ठीक है, तो ये आपको कंक्लूजन में लिखना है, किसी की भी रिपोर्ट लिखना है ना? समझ में आया आपको? सिंपल सी चीजें कि आपको किस प्रकार अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, देख लेते हैं एक बार कि भारत में उद्यमशीलता का क्या विकास है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट।